हेलो हेलो। ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में, और हम चलते हैं आगे, है ना। आज बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक टॉपिक चल रहा था जिससे आज हम बिना कंक्लूजन के बंद करते हैं, क्योंकि लोग सहज नहीं है इस टॉपिक में, ये मुझे पता चला है। क्योंकि सब्जेक्ट गूढ़ था, लेकिन जब हम समुद्र मंथन करते हैं तो कुछ विष निकलता है, कुछ अमृत निकलता है, लेकिन ये भी सत्य है विष के बाद ही अमृत निकलता है। तो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? कोई बता सकता है? हाँ आ रही है राजीव, प्लीज। ओके ओके, तो प्रदीप जी प्लीज अपना कनेक्शन एक बार नेट चेक कर लें, है ना। तो जब समुद्र मंथन होता है तो हम क्या है, या तो विष निकलता है या विष के साथ अमृत निकलता है ना। तो इस विषय में शायद विष ज्यादा निकला, अमृत अभी निकलना बाकी था। पर चलिए हम इसे अब इस टॉपिक को चेंज कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रदीप जी को शायद आवाज नहीं जा रही है, तो कोई उसे उन्हें मैसेज करके प्लीज चैट पे बता दीजिए कि वो अपना कनेक्शन चेक कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों तो इस धर्म वाले टॉपिक पे मुझे लगता है कि हमने जितना भी डिस्कशन किया तो सब लोग कंफ्यूज ही लगे। मतलब सही डायरेक्शन में गया नहीं मामला, जो एक पर्पस था वो नहीं हुआ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग सहज नहीं है। हालांकि इसी को कहते हैं सुविधाजनक, जो हम बात कर रहे थे ना, सुविधाजनक धर्म। क्योंकि जो बात हमें अच्छी नहीं लगती लेकिन हमें जरूरी होती है, उस चीज को फेस करना चाहिए। क्योंकि बिना इसके हम जीते ही नहीं है, और जीते नहीं है तो हमें इसके बारे में डिस्कशन करना चाहिए, खुल के करना चाहिए, ताकि हम इससे भी हमारी पर्सनालिटी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हर कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं जो उसके बेसिक्स होते हैं, जो उसके सिद्धांत होते हैं, कहीं ना कहीं अपने धर्म के बेस पे होते हैं, और अगर सही चीज ना पता हो तो वो सिद्धांत इधर उधर हो जाते हैं। और उद्देश्य इतना था कि सब लोग अपने चीजों के बारे में जाने, अपने धर्म और संस्कार के बारे में समझें। मतलब दूसरे के सुनी हुई बातों पे ना जाके उसका खोज करें, खोज करके फिर खुद डिसाइड करें कि उन्हें क्या चीज करना है, नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है ना। तो एक वो उद्देश्य था। चलिए कोई बात नहीं, कोई सहज नहीं है आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं, इसे चेंज करते हैं। और क्योंकि आज ये अचानक हुआ, ये घटनाक्रम का अचानक पता चला अभी थोड़ी देर पहले कि आप लोग सहज नहीं है, तो इसलिए हम अभी चेंज करते हैं। तो अभी टॉपिक क्योंकि आज नहीं है, तो अब हम एक टॉपिक लेते हैं कि फिलहाल आज का एपिसोड तो करना है, और कल का टॉपिक जो रहेगा फिर चीजें कहीं ना कहीं फिर वहीं घूम फिर के आ जाती हैं। कल का टॉपिक जो रहेगा, भाग्य, कर्म और कर्म फल सिद्धांत, है ना। कि लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है, ये काम नहीं हुआ मेरा, मैंने इतना काम किया परिणाम नहीं मिला, है ना। मैंने इतना अच्छा करता हूँ, मेरी सैलरी कम है, मेरे बॉस मेरे से गधा है लेकिन उसकी सैलरी ज्यादा है। और इस तरह की बहुत सारी चीजें कि हमें लगता है हम बहुत बेहतर कर रहे हैं, या हमें अवसर नहीं मिल रहा है, या हमें उसका उचित
पारिश्रमिक या उचित पैसा नहीं मिल रहा है, या उचित हमें इज्जत नहीं मिल रही है, या हमें समाज में हमारी सोच तो बहुत अच्छी है लेकिन समाज में हमें एक बड़ा स्थान नहीं मिल रहा, अच्छा स्थान नहीं मिल रहा है, या मोदी से अच्छा मैं सोच सकता हूं लेकिन वहां तो मोदी बैठा है, मैं कैसे सोचूं, है ना। तो इन सब चीजों पे कल डिस्कशन करेंगे और आप लोग भी इस के बारे में स्टडी कर सकते हैं, भाग्य, कर्म और कर्मफल सिद्धांत, कि ये क्या होता है। तो दोस्तों आज फिर हम नॉर्मली यूजुअली एक चीज डिस्कशन करते हैं कि लोग कहते हैं बुक पढ़ो, है ना, किताबें पढ़ो, यानी खोजी बनो। किताबें पढ़ो का मतलब है कि खोजी बनना है आपने। तो बुक्स हम क्या पढ़ते हैं नॉर्मली, पहले कभी हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, अब तो वो जमाना चला गया, अब कॉमिक्स सारी यूट्यूब पे आ गई, यानी सब डिजिटली आ गई, है ना, उस कार्टून फॉर्म में आ गई। पहले पढ़ना पड़ता था, अब सिर्फ देखना पड़ता है ना। फिर पहले बड़े लोग नॉवेल उपन्यास पढ़ा करते थे, हमारे टाइम के लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज से, है ना। आते थे कि खून भरी मांग और ये वो इस तरह के उपन्यास, इसको गलत माना जाता था पहले जमाने में ये, और कॉमिक्स पढ़ने पे भी पिटाई होती थी, है ना। और तब से आज के जमाना देखो, आज कोई अपने बच्चों को मना नहीं कर सकता, आप मोबाइल मत देखो, यूट्यूब मत देखो, सोशल मीडिया पे मत जाओ, आप करके देखिए, मना नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा बच्चा जो अभी साल भर का भी नहीं हुआ होगा, वो भी जब खाना खाता है तो उसके आगे पहले मोबाइल होता है, उस मोबाइल पे कुछ राइम्स वगैरह चल रही होती हैं, ठीक है, तो उसके बाद वो खाना खाता है ना। और बुक्स एक वो होती है जो हमें नॉर्मली, जब हम एक सिस्टम में आते हैं तो हमें बोला जाता है पीएमए बुक्स पढ़िए, है ना, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़िए। तो पीएमए बुक्स क्या है, जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, लोग व्यवहार में कुशलता, आपका क्या कहें जब स्वयं से बात करें, इन्हीं के इंग्लिश वर्जन भी हिंदी, मैन आर फ्रॉम मार्स, वुमेन फ्रॉम वीनस, आप जीत आपकी, बड़ी सोच का बड़ा जादू, थिंक एंड ग्रो रिच, ऐसी इस तरह की हम किताबों के उस पर जाते हैं। लेकिन इन किताबों का जो ओरिजिन है, जो जहां से निकली है, बेसिकली वो भी कहीं ना किसी सभ्यता से उठाया गया है, यानी कि किसी ना किसी चीज को लेके उसका एक्सपेरिमेंट करके उन जो भी राइटर है उसने अपने थॉट्स दिए और उसके आधार पे हमें ये बोला गया है कि आप पॉजिटिव रहिए, है ना, आपको पॉजिटिव। और ये हमें सोचना पड़ता है क्योंकि हम अपने ट्रेडिशन से दूर हो गए, हम अपनी परंपराओं से दूर हो गए, इसलिए हमें सोचना पड़ता है। पहले हमारे जीवन जीने की पद्धति में ये सारी चीजें थी, यानी हम जो जीते थे तो उसमें पॉजिटिविटी उसी में इंक्लूड थी, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ता था। तो पीएमए बुक्स पहले ही, जो सुपर पीएमए बुक्स कह सकते हैं, है ना, पीएमए बुक जो निकली है कहीं ना कहीं उसी से निकली होंगी। तो वो हमारे घर में ऑलरेडी उस कल्चर में था कि हम क्या पढ़ते थे, हमारे कल्चर में था कि सवेरे हम उठ के माता पिता का सम्मान किया करते थे और फिर खेलने जाते थे, तो वो एक पॉजिटिविटी थी। आज की डेट में बच्चे खेलते नहीं है, बल्कि दो बच्चे अगल बगल बैठ के ना मोबाइल में, अगर उन्हें बात भी करनी होती है तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते नहीं है किसी से, वही मोबाइल से कॉल करके बात कर लेते हैं, भाई तू कहाँ है, या कुछ भी। मैं और तो सरप्राइजिंग नहीं है, अब तो ये नॉर्मल बात है, न्यू नॉर्मल है ना। क्या कि हमारे घर पे कोई फंक्शन था और यंग यंग बच्चे आ रखे थे, करीब 10-12 लोग इकट्ठे हो गए, भतीजे भांजे ये सब मिलके, और छोटे बच्चे, मतलब ये समझिए 8 साल से लेके 22-24 साल तक के, और वो सब बैठे थे आपस में और क्या कर रहे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, सब अपने मोबाइल पे कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई आप एक दूसरे से बात करो यार, अभी मोबाइल तो तुम घर पे चलाते रहते हो, जिंदगी भर करोगे, तो आप ये सब एक जगह बैठ के भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, बड़े दिन बाद मिले, सालों बाद मिले, फिर भी
तो उन्होंने उसका एक नया तरीका निकाला, है ना, और सबने आपस में क्या किया, पबजी गेम, मतलब वो मेरे को तो इतना आइडिया नहीं है, मैंने कभी खेला नहीं, बट वो सब के सब लोग वो पबजी में आ गए और मिलके खेलने लगे। तो मैंने थोड़ी देर बाद मैंने पूछा, यार तुम तो अब भी सन्नाटा है, तुम बात नहीं कर रहे आपस में? बोले हम बात कर रहे हैं, हम गेम के माध्यम से बात कर रहे हैं, हम सब लोग मिलके एक ही गेम खेल रहे हैं। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया हो गया हमारा भी। तो कहीं ना कहीं ये देखिए, हम नई चीज आती है पर हम उसका बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। लोग, बच्चे फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फैमिलीज में देखा आपने, ये फिजिकल चीजें कम हो गई हैं, डिजिटल चीजें ज्यादा हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन एग्रेशन यानी आक्रामकता लोगों के व्यवहार में ज्यादा आ रही है ना। छोटा सा कुछ बोल दो बच्चे को, मतलब कई बार हमने ये देखा कि व्हाट्सएप चलाने से मना किया, मोबाइल देने से मना किया, तो उसने आत्महत्या कर ली। ऐसे बहुत सारे प्रकरण आपके सामने आए होंगे, बहुत सारे केस में आपने देखा होगा कि कुछ। तो ये जो पीछे टॉपिक था हमारा, उसके माध्यम से हमें, हमारा बताने का मकसद ये था कि जो ये चीजें आ रही है, ये हो सकता है आपके बच्चे में भी आए। कल आपके बच्चे हैं, आपके बच्चियां बड़ी हो रही हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना, और हमारे बच्चे किशोरावस्था में हैं और हम उनका व्यवहार देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप उन्हें ट्रेडिशन और धर्म से नहीं जोड़ेंगे तो ये समस्याएं कल की डेट में और विकराल होंगी। और जो लोग इस दुनिया में, हमारी तो चलिए एक रेस पैसा कमाने की रेस भी है, लेकिन जो लोग इस स्थिति में पहुंच चुके हैं, उन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए हैं, वो वापस अपने बच्चों को धर्म और ट्रेडिशन से जोड़ रहे हैं। पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर बीच में क्या हुआ था, एकदम डिस्ट्रॉय, खत्म हो गया था, क्योंकि हर कोई अपनी सुविधा में रहना चाहता था। लेकिन अब उसके दुष्परिणाम जब सामने आने शुरू हुए, तलाक के दर बढ़ गई। अब देखिए, घर में दो लोग रहेंगे तो बर्तन है तो बजेंगे, दो लोग रहेंगे तो कब तक एक दूसरे को झेल सकते हैं कोई भी, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली में क्या होता था, इतना टाइम ही नहीं मिलता था इंटरेक्शन का कि हम मैक्सिमम टाइम एक दूसरे से बात कर सके या एक दूसरे से इन्वॉल्व रह सके। तो क्या होता था, संबंधों में मधुरता बनी रहती थी, है ना, इसकी संभावना बल्कि ज्यादा होती थी। अब हम 24 घंटे एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, यानी जब भी हमें वो है, और एक दूसरे के गुण दोषों पे विचार कर रहे हैं। गुण पे तो कौन करता है, दोष पे ही करता है। तो इससे क्या होता है कि सामाजिक विकृतियां भी बढ़ने लगी हैं। और अगर हमें जोड़े रखने के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, हमारे संस्कार। आप इसका महत्व कम नहीं कर सकते, भले ही आपको ये टॉपिक अच्छे लगे या ना लगे, पर इसका महत्व आप नकार नहीं सकते। आज नहीं तो कल आपको इन सब चीजों पे विचार भी करना पड़ेगा और इन सब चीजों पे आना भी पड़ेगा। आप बताइए क्या चीज जोड़ के रखेगी हमें? हम एक एक व्यक्ति जो स्वच्छंदता से रहते हैं, मान लिया आपका जो वेस्टर्न कल्चर है ना, कि वो अपनी इच्छा से, चॉइस से शादी भी करते हैं, तलाक भी लेते हैं, फिर आज उनका एक से मन भर जाता है तो दूसरे के साथ कर लेते हैं, दूसरे से फिर तीसरे के साथ। और वो लोग, उन लोगों का स्थिति देखिए, आप YouTube पे सर्च मारिएगा कि लोग, वहां के लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में क्या होता है, शादी होती है ना, एक प्रक्रिया होती है शादी की, और शादी की प्रक्रिया में व्यक्ति जो है ना बंधन में बनता है, यानी वाकई में बंधन है कि हम एक दूसरे से अलग नहीं होते अगर हम ट्रेडिशनल चीजों को मानते हैं। हमारे हमने शादी की, हो सकता है हमारी अधिकतर मामलों में तो शादी माँ बाप, आजकल तो लोग खुद तय कर रहे हैं, लेकिन पहले अधिकतर मामलों में माँ बाप तय करते थे। लड़की को लड़के का नहीं पता होता था, लड़के को लड़की का नहीं पता, ये भी नहीं पता होता था सुंदर है कि नहीं सुंदर है, पहले ट्रेडिशन। तो माँ बाप तय कर देते थे, लोग वही, उनको लगता था कि ये कल्चर है कि माँ बाप ने जो कर दिया हम वही स्वीकार करेंगे। तो क्या हमारे माता पिता के रिलेशन लास्ट तक नहीं रहे? क्या वो मरते दम तक उनका तलाक हुआ? क्या इस तरह की विकृतियां आई? क्या हमारी फैमिली एक नहीं थी? क्या हम बहुत सारे भाई बहन और बहुत बड़ी फैमिली को हमारी माताजी ने हैंडल नहीं किया? क्या हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहे? क्या हमारे बीच हमें संस्कार नहीं मिले? क्या नहीं हुआ? लेकिन आज की डेट में क्या है कि अगर
हम हमारी एक सोच बन गई कि पति पत्नी रहें, और शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है कि शादी के 1-2 साल 3 साल तक तो एंजॉय करता है व्यक्ति, है ना? डेफिनेटली है। जब बच्चा हो जाता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब पड़ने लगती हैं, है ना? तब लगता है यार कि अगर हमारे साथ में कोई व्यक्ति होता तो हम शायद अपनी जॉब ढंग से कर पाते, हम शायद इन चीज़ों को, अब बच्चा बीमार होता है बार-बार, कुछ होता है, तो तब लगता है, एक बुजुर्ग कई लोग अपने जिन माँ-बापों को इग्नोर कर देते हैं, जिनको एकदम किनारे कर देते हैं, है ना? जिनको कभी पूछते नहीं, जब उनकी डिलीवरी का टाइम होता है तो बुला लेते हैं कि भई आ जाओ और बस हमारी नौकरी करो, हमें भी पाला था, अब हमारे बच्चों को भी थोड़ा बड़ा कर दो। और जब उनका मकसद खत्म हो जाता है तो वापस भेज देते हैं बैरंग कि मम्मी अब तुम पापा के ही पास जाओ या फलानी जगह जाओ, है ना? तो ये कल्चर क्यों डेवलप हो रहा है? इस कल्चर के कुरीतियों के पीछे कारण क्या है? हम जॉइंट फैमिली में रहना नहीं चाहते क्योंकि हमें सुविधाजनक नहीं लगता। लेकिन आगे चल के वो कितना असुविधाजनक हो रहा है, आपके बच्चों में एग्रेशन आ रहा है, चीजों में विकृतियां आ रही हैं, रिलेशनशिप में दरार आ रही है। कोई भी कह सकता है भाई, अगर मैं आपको बोलूं पहले की तुलना में अब तलाक के मामले कितने, तो बहुत स्वच्छंद है लोग, स्वच्छंद विचार, गलत नहीं है स्वच्छंद विचारधारा का होना, लेकिन अगर उससे हमें नुकसान हो रहा है तो हमें विचार करना चाहिए कि अपने ट्रेडिशन, अपने रिलीजन को फॉलो करने में, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं। वहां पे कोई कभी नहीं सिखाता, कहते हैं जन्म जन्म के बंधन है। एक दूसरा, अगर हम एक दूसरे के विचारों से सहमत, और कोई भी नहीं, भाई बहन भी नहीं होते, माँ बाप भी नहीं होते, है ना, हमारे विचार हमारे पिता से मिले, ऐसा कोई हमारे उनके विचारों में अंतर हो सकता है। जब हमारे एक परिवार, एक खून के विचारों में अंतर हो सकता है, तो हमारी जो पत्नी और पति के बीच में अंतर होना स्वाभाविक है। विचारों में हो सकता है अंतर, बट हम क्या करते हैं कि एक ट्रेडिशन के दायरे में, एक धर्म के दायरे में हम क्या करते हैं, चीजें मैनेज करते हैं। हमारी रिलेशनशिप, हम चाहें ना चाहें, हमें पता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके कारण हमारी रिलेशनशिप हमारे ट्रेडिशन के कारण आगे बढ़ती है। कई ऐसे मोमेंट आते हैं लाइफ में, हमारे जीवन में भी आए कि हमें लगता था साला तलाक ही दे दो, है ना? बहुत मोमेंट आए हमारी लाइफ में, लेकिन हमें किस चीज ने बांध के रखा? क्योंकि हमारे संस्कार थे, हमें लगता था कि यार हमें मिलके बच्चों को, अब तो हम, तो हमारी लाइफ तो चलो जो भी हुई लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि एकदम, मतलब बोलते थे मुंह से कि तलाक ले लेंगे, दे देंगे, बट ऐसा कभी हमने करने की कोशिश नहीं की। इसलिए नहीं की कि हम कहीं ना कहीं बंधे हैं, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में डाला गया है कि हमारा जन्म जन्म का बंधन है, हम कहीं ना कहीं उस पर बंधे रहे, है ना? तो दोस्तों मेरी यही सलाह रहेगी, चलो ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा, है ना, कोई बात नहीं, असुविधाजनक नहीं है, लेकिन प्रभाव आपको कहीं ना कहीं अपने ट्रेडिशन और रिलीजन को जानना चाहिए, आना चाहिए, ये मेरा अब भी मानना है। और इस पे जितना खुल के डिस्कशन कर सके करना चाहिए। हो सकता है ये सुविधाजनक ना हो, लेकिन जो आप गहराई से सोच के देखेंगे कि जो सोसाइटी में जो दूरियां आ गई हैं, है ना, जो आज की डेट में आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे जो है माता पिता का मर्डर कर देते हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, है ना? तो ये जो चीजें आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? हम अपने चीजों से, हम अपनी धार्मिक शिक्षाओं से, हम अपनी ट्रेडिशन से दूर हो रहे हैं, इसीलिए तो ये विकृतियां आ रही है। नहीं तो कौन, नहीं तो कोई बच्चा अपने माँ बाप को सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए मार सकता है, नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है ना? ये हमारी सत्यता है, हम बोले ना बोले, ये सत्य है। बच्चों का एग्रेशन सत्य है। बच्चे अगर मोबाइल पे भी जुटे रहते हैं, कुछ भी करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, क्या उनके अंदर वीकनेस नहीं हो रही होगी? क्या उनके जो बॉडी है, आपको पता है जिस चीज का हम यूज नहीं करते, जैसे जंग लग जाता है ना, तो जंग लगता है, तो बॉडी भी ऐसी, जिस अंग का जैसे पूंछ का बोले इंसान ने यूज नहीं किया तो पूंछ गायब हो गई, है ना? तो उसका महत्व तो हमारे जीवन में नहीं रहा, तो पूंछ गायब हो गई। यानी हम जिस जिस अंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। अब क्या है, अंगूठे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो शुरू शुरू में लोगों को अंगूठे की बड़ी दिक्कत हुई, मतलब जब मोबाइल स्क्रॉल वगैरह करने में, तो ऐसे बड़े केस डॉक्टरों के पास गए कि जिनके अंगूठे में प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल चलाते चलाते।
किसी किसी का अंगूठा जो है लगातार चलते ही रहता था, बंद नहीं होता था, ऐसी भी बहुत सारी। लेकिन आज के बच्चों ने वो एक्सेप्ट कर लिया, तो उनके अंगूठे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चैलेंज नहीं है। अब आपको शायद ही सुनने को, जब मोबाइल ये टच पैड वाला शुरू में आया था, तो ऐसे बहुत सारे लोग थे और बच्चे भी थे कि उनकी उंगलियां जो है ना, उनकी उंगलियां उस तरह से हो गई थी। लेकिन अब ये परिवर्तन को जब बच्चों ने स्वीकार कर लिया, आज की डेट में ना आपके बच्चे के साथ वो दिक्कत है, ना हमारे बच्चे के साथ वो दिक्कत है ना। रेडिएशन का प्रभाव इतना स्लो है कि हम उसको देख नहीं सकते। वो जब वो 35-40 का हो जाएगा तो उसका प्रभाव तब उसके लाइफ में आएगा। इतना स्लो प्रभाव है ना। जो हम चीजें खाते हैं, जो हम चीजें अपने परंपरा में लाते हैं, आज थोड़ी, आज तो हम जवान हैं, हम तो कुछ भी करेंगे, जिएंगे। आपको कब उसका असर पड़ता है? आप जब 50 साल के हो जाते हैं, जब 60 साल के होते हैं। क्यों लोग फिर अपने चीजों की तरफ लौटते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार ये बीच की जो जिंदगी हमने जी है, इसमें कुछ कमी रह गई, कुछ हमें एक्स्ट्रा करना चाहिए। तो फिर वो वहीं पे लौट के आते हैं। तो इतने समय में आने के बाद में अगर हम अभी जागरूक होना चाहें, अगर हम उस चीज को अभी करना चाहें, तो क्यों ना करें, है ना। क्यों ना हम आज से ही उन चीजों को जिंदा करना शुरू कर दें, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाएं। स्वतंत्रता की जिंदगी और एक सिस्टम की जिंदगी से सिस्टम की जिंदगी ज्यादा बेहतर है। और वैसे भी कहा जाता है, जो जिसकी लाइफ सिस्टम से होती है ना, वो ज्यादा बेहतर जीता है, वो ज्यादा चीजों को समझता है। हम यही चाहते हैं कि आप जो 50, 60, 70 साल की उम्र में महसूस करें, करते हैं लोग, उनके एक्सपीरियंस लीजिए, उनको पूछ के देखिए, उनसे बातचीत करके देखिए, जो उनके उस समय के अनुभव हैं, उस समय वो क्या फील करते हैं, उन्होंने इतनी बड़ी जीवन निकाल के आए, तो कैसा महसूस करते होंगे। एक बार उनसे बात करके देखिए, तो आपको जरूर महसूस होगा कि यार इतना बड़ा जीवन इन्होंने निकाला। अच्छी अच्छी पोस्टों पे थे लोग, बहुत सारे आईएएस थे, उसके बाद साधु बन गए। क्यों बन गए? बड़ी बड़ी पोस्टों के लोग जंगलों में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें समझ में आया कि जो हमने बीच का पार्ट निकाला है, उसमें कुछ मिसिंग है ना। वो आत्मज्ञान के लिए, आत्मबोध के लिए चले गए। आप भी सोच के देखिएगा इस मुद्दे पे कि आप जब 60-70 साल के होंगे, ठीक है, तो क्या चीज मैटर करेगी। अगर वो चीज मैटर करती है या करेगी, या आपको लगता नहीं लगता, कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग जी रहे हैं, हम भी जी रहे हैं उन्हीं के साथ साथ। लेकिन अगर आपको 70 साल में कोई चीज ऐसे लगती है, या 70 साल के बुजुर्ग से पूछ के देखिए कि आपको क्या महसूस होता है, आपके जीवन में क्या क्या आप करते तो बेहतर होता, है ना। और जो नई पीढ़ी को आप देख रहे हैं बढ़ते हुए, और जितना एग्रेशन और जितने अपराध बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से देखेंगे, है ना। कुछ पहले क्या होता था, हम रहते थे अपने गांव में ना, तो हर लड़की को हम एज ए सिस्टर ट्रीट करते थे। मतलब अगर किसी के मन में कोई गलत ख्याल आ भी रहा होता था, उसको इतना दबा देता था, कहता था कि यह भैया समाज है, अगर मैं गलत थोड़ी सी भी हरकत करूंगा ना, तो आस पास के 5-10 लड़कों की, 5-10 गांव के बीच में शादी भी नहीं होती थी। लोग कहते थे सब बहनें हैं। तो कितना सुरक्षित माहौल था कि भैया मेरी बहन सबकी बहन है, सबकी बहन मेरी बहन है। तो एक माहौल ऐसा था, लोग डांट देते थे कोई इधर उधर, या उनको लगता था ये पढ़ाई नहीं कर रही है, तो कोई भी आके डांट देता था। आज की डेट में आप खुद अपने बच्चे को डांट के दिखाओ, देख लेना आपकी कभी बहुत प्रताड़ित के 2-4 डंडी मार के दिखाओ, है ना। अब तो गवर्नमेंट ने और हथियार दे दिया, बोले पुलिस को बुला लेगा। तो इस तरह से चलता था। लेकिन अब ये जब कल्चर खत्म हो रहा, तो रेप की घटनाएं बढ़ रही, है ना। बहुत विभत्स घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि हम उस ट्रेडिशन और उस रिलीजन से अलग हो रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि कोई एक व्यक्ति अगर बता सकता है, तो मेरे को एक कमी गिना दे जो सनातन धर्म में हो। मैं बाकी धर्म की बात ही नहीं करता, सेकुलर कंट्री है, बिल्कुल सबको अपने अपने तरीके से डिफाइन करने। लेकिन अगर हम अपने धर्म का नाम अपने साथ लगाते हैं, मैं अगर राजेश चंद्रा लिखता हूं, तो मेरे नाम से मेरा धर्म दिखता है, प्रतीत होता है, सबको पता है। क्योंकि इसके बिना जिंदगी कहाँ है ना। मैं राजेश चंद्रा, प्रदीप कुमार, आशीष मिश्रा, संगीता, ये सब
कोई भी सुनेगा तो उसको क्या लगेगा, सबसे पहला क्या भाव आएगा कि भाई ये तो हिंदू है। बिल्कुल। कोई मोहम्मद लिखेगा, है ना, तो आपको क्या पता चले, सबसे पहले आप उसका धर्म देख, भाई धर्म तो है, नाम से ही धर्म है, पहनावे से धर्म है ना, सोच से धर्म है। तो हम इस चीज में बच नहीं सकते, और हर किसी को अपने अपने व्यक्तिगत तरीके से, धर्म व्यक्तिगत होता है, मेरे को व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन जिस चीज को मैं मान रहा हूँ, जिस चीज को मैं उसको जानूं भी, जो मानूं उसको जानूं भी, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और किस चीज से मानूं, किसी के कहने से नहीं मानूं, मैं खोजी बनूं, खुद खोजूं। पढ़ा लिखा है इसलिए गया कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर चीज को देखना सीखें। भाई पढ़ने लिखने का क्या उद्देश्य है, नौकरी करना। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, हम पढ़े लिखे और नौकरी करें। अगर ऐसा उद्देश्य आपका तो भैया करिए नौकरी, बहुत बढ़िया है, ठीक है। पर वाकई में अगर अपने बच्चे को भी आप ये सिखाना चाहें, सिखा सकते हैं, पढ़ो लिखो नौकरी करो करियर बनाओ। बट वैसे शिक्षा का असली उद्देश्य तो यही होता है कि हम किसी चीज को देखने का दृष्टिकोण जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, प्रमाणिक दृष्टिकोण रखें, हम करके देखें ये होता है या नहीं, रूढ़िवादिता से दूर जाए, अंधविश्वास से दूर जाए, हम उन चीजों को बिलीव करने के लिए खोजी बने। तो मुझे लगता है कि यही एक रिलेवेंट था कि हमें ये सब जानना चाहिए, ताकि हमारी अगली पीढ़ियां, हम तो बीच के, हम तो सैंडविच है। पुरानी पीढ़ी कहती है कि तुम ट्रेडिशन में रहते, नई पीढ़ी कहते हैं तुम हमें धर्म के बारे में बताओगे, हमें ट्रेडिशन के बारे में बताओगे, वो हमारा मानना नहीं चाहती, और पिछली पीढ़ी हमें दबाव डालती है। तो हम बीच के सैंडविच है, लेकिन हमें सही गलत में फर्क तो जरूर आना समझना पड़ेगा। सही गलत का तो फर्क हमें देखना और समझना पड़ेगा, नहीं तो इसका रिलेवेंट नहीं है। बाकी मेरे हिसाब से ये टॉपिक बड़ा रिलेवेंट था, ठीक है, लंबा चला, क्योंकि देखिए सब कंफ्यूज्ड हैं, किसी को पता ही नहीं उसके बारे में प्रॉपरली क्या है हमें, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है, पूरे लोग मर जाते हैं, है ना। कहते हैं देवरहा बाबा 400 साल जिए, वो भी धर्म को कहाँ पूरा समझता है। 400 साल उनकी आयु थी, प्रमाणिक है। हैंडा खान, उनकी आयु बताते हैं 800 साल, जिंदा है अभी भी, ठीक है, जिसको चाहते हैं उसको दर्शन देते। तो उन्होंने भी कहाँ आज समझ लिया। तो ये तो समझा नहीं जा सकता, लेकिन हम व्यवहारिकता में इस तरह से हमारे जीवन में इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर हम जरूर बात करना चाह रहे थे। और जो रूढ़िवादिता आई है हमारी चीजों में, लोगों ने अपने फायदे के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इसको विकृत किया है, तो उस विकृति को हमें सही चीज जान के हटाना है। क्योंकि जातिवादी व्यवस्था नहीं थी पहले, वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था भी बाद में आई, वेदों में तो इस चीज का जिक्र ही नहीं है, वहां तो मानव मात्र का जिक्र है। तो अगर ये चीजें विकृत होते होते इन सब जातिवादी और इन सब चीजों में, सांप्रदायवादी ये सब चीजों में बैठ गई, तो क्या हमें उसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी नहीं है हमारी एज ए समाज, हमें उसे करेक्ट करने की। हमारे देखिए एक ट्रेडिशन होता है, रिचुअल्स होते हैं, है ना, और कुछ धर्म होता है। ये तीनों अलग अलग है। ट्रेडिशन हमें जीने की पद्धति, उस धर्म से निकल के ट्रेडिशन हमें जीने की पद्धति बताता है, भाई हम ऐसा 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 करके जिएंगे तो सर्वश्रेष्ठ जिएंगे, है ना। रिचुअल्स जो हमारे, जो हम रीति रिवाज होते हैं, है ना, कि भैया जैसे यूपी में पूर्व साइड में शादी दूसरी तरह से होगी, पश्चिम साइड में दूसरी तरह से होगी, पहाड़ में दूसरी तरह, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, साउथ में दूसरी तरह से है, तो एक ही, तो ये अलग चीज हो गए। लेकिन धर्म एक बड़ा विषय वाकई में है, हमें इसे मूल में जाना चाहिए, इसे समझना चाहिए, और इसको आने वाले बच्चों को अगर हम कोई लाभ दे सकते हैं इससे, है ना। क्योंकि देखिए भारत में सेकुलरिज्म है बिल्कुल, लेकिन हम किसी दोस्त से दोस्ती करते हैं ना, उसका नाम पूछते हैं, उसका धर्म कभी नहीं पूछते, ना उसकी जाति पूछते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो देखिए कितनी विचित्र है। ये सब चीजें हमें जान के इसका वो करना चाहिए, हमें इसका विरोध करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? देखिए बोलते हैं सेकुलर कंट्री ओके है, भैया हम तो अब किसी से दोस्ती करते हैं, हम उसकी ना जात पूछते हैं ना उसका नाम पूछते हैं, नाम से धर्म प्रतीत हो जाता है, ये तो सब कुछ जानता है।
लेकिन कोई अगर अच्छा व्यक्ति, हम थोड़ी कहते हैं तुमसे दोस्ती नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका नाम पूछते हैं, हम उसकी ना जाति पूछते हैं ना कुछ, हम तो कर रहे हैं। लेकिन सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में जाइए, कोई भी फॉर्म भरिए, सबसे पहले आपको जाति भरनी पड़ेगी, आपको अपना धर्म भरना पड़ेगा। हम तो नहीं पूछते किसी के धर्म से ये अच्छा है या नहीं है। आप गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भर लीजिए, गवर्नमेंट सबसे पहले जो सेकुलर का ढोंग जिन लोगों ने कर रखा है ना, सेकुलर का ढोंग है ये, बेसिकली जो संविधान कहता है उसी को वो खुद ही अपमानित करता है। कैसे करता है? वहां कहते हैं सेकुलर कंट्री है, जाति धर्म से ऊपर है, सब है। तो भाई साहब, आप सबसे पहले कोई भी फॉर्म भरता है, कोई भी नौकरी निकलती है, सबसे पहले आप जाति की बात करते हैं कि भैया जाति कौन सी, धर्म कौन सा तुम्हारा। कोई भी फॉर्म भर के देखिए, धर्म लिखा जाएगा, जाति लिखी जाएगी। आज तक क्यों नहीं बदल पाए? सेकुलर है तो भैया ये तुम धर्म जाति नागरिक को एक क्यों नहीं मानते? आप समान क्यों नहीं मानते? रायता सब फैलाएंगे लेकिन बात इस पे कोई करना नहीं चाहेगा। कहेंगे सेकुलर कंट्री है लेकिन खुद सेकुलर की बैंड बजा रहे हैं। आप कोई भी एक बात बताइए, जो झगड़े हैं इस देश में 90% झगड़े वो धर्म के हैं, संप्रदाय के हैं, आपस में जो विद्वेष है इसी को लेके है। लेकिन इसको लेके विद्वेष है, लेकिन जानता अपने धर्म के बारे में कोई भी नहीं। अगर मैं हिंदू की बात नहीं करता, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म हो, वो अपने मूल जो बुक है उसकी, उसको तो उसका अध्ययन ही नहीं करता है ना। फालतू बहस करने, ज्ञान बांटने के लिए सब आ जाते, जानना कोई नहीं चाहता, क्योंकि वो सुविधाजनक है, उससे हमारा ईगो संतुष्ट होता है। तो दोस्तों, ये संविधान भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि आपको बताया गया आप सेकुलर है, लेकिन जाति पूछी जाती, धर्म, आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है, आरक्षण धर्म के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर लोगों को अपीजमेंट दिया जाता है, धर्म के आधार पर सब कुछ किया जाता है, पर कहते हैं हम सेकुलर हैं। हम साले किस दोहरे मापदंड में जी रहे हैं बताइए आप? क्या ये दोहरा चरित्र नहीं? क्या दोहरे माप? इससे हम कब बाहर निकलेंगे? हम इस पे, मेरा मानना है कि कभी भी करिए, खुल के इन सब विषयों पर डिस्कशन करिए, बट कोई बात नहीं, आप लोगों को वो नहीं था, तो आज हमने इसी तरह से इसको कंक्लूड कर दिया। कल हम जो टॉपिक लेंगे होगा भाग्य कर्म और कर्मफल सिद्धांत। जो भी कोई स्पीकर कुछ बोलना चाहे, 5 मिनट का टाइम है, प्लीज हैंड रेज करे। कोई इस पे फाइनल कमेंट्स देना चाहे? सर मेरा आपसे, जी जी, इंद्रजीत सिंह बोल रहा हूँ। एक क्वेश्चन है सर मेरा आपसे। बिल्कुल बताएं इंद्रजीत जी। जो आपने जाति धर्म के ऊपर बात करी, संविधान के अंदर कितनी जातियां सर? देखिए सर, ये संविधान के अंदर कितनी जातियां? संविधान के अंदर कितनी जातियां हैं इसके बारे में मैं सर एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बता नहीं पाऊंगा तो। लेकिन इसके क्वेश्चन सर वो आप कह रहे हैं कि जी 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 बताएं। दूसरा क्वेश्चन ये, धर्म में जो आपने बताया कि वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग 4 जातियां थी, लेकिन सर 47 कुछ जातियां है, हर किसी को अलग अलग वर्ग में बांट रखा। जी जी जी, ये तो जाति इतनी थी भारत के अंदर, संविधान बनने के बाद ये जातियां कम करी गई। संविधान के अकॉर्डिंग मात्र 5 जातियां जिनके अकॉर्डिंग हम फॉर्म भरते हैं, अपना धर्म लिखते हैं। जी। तो अच्छा इंद्रजीत जी, इसके प्रश्न पूछने के पीछे आपका मतलब ये जानना चाहूंगा कि आप क्या वो करना चाह रहे हैं, मतलब क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं आप? प्लीज करिए, खुल के करिए, कोई बात नहीं है, हमारा खुला मंच है। बिल्कुल। अगर आज भी आप ये कहे कि हम हिंदू धर्म के लोग जाति व्यवस्था को देखकर दोस्ती यारी नहीं करते, तो ये बहुत नहीं है। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपकी जाति देखकर दोस्ती करेंगे, और ये आपको आपकी राजधानी में देखने को मिल जाएगा बहुत जगह। सर मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। अच्छा इंद्रजीत जी, मैं ऐसा नहीं करता इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है? हमने आज तक ऐसा नहीं किया। अब ये बताइए इंद्रजीत जी, इसको बदलेगा कौन? इसको बदलेगा कौन? इसको बदलेगा कौन? देखो, बदलने की जो शुरुआत है ना, ये हाई लेवल से ही होनी चाहिए। आज भी हमारे देश में चंद लोग शासन कर रहे, चंद लोगों का ही राजपाट, और आज आम आदमी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बन चुका है। जैसे चाहे ऐसे रिमोट। जिस पार्टी की अभी सरकार चल रही वर्तमान काल में, पिछले 7-8 साल पहले भी सरकार नहीं थी। आज
सिस्टम के माध्यम से, मार्केटिंग के माध्यम से वो लोग पूरे देश पर कब्जा करके बैठ चुके। बिल्कुल। और चंद लोग ही आज व्यापार में, बिजनेस में, उद्योग में आगे बढ़ाए जा रहे हैं। आप वैक्सीनेशन को ही लेकर देख लीजिए कि ये मेडिसिन जो हम वैक्सीनेशन हर कोई लगा रहा, कौन सी वैक्सीनेशन लगा रहे, कौन सी नहीं लगा रहे, हमारे देश में आज भी 8 लग रही है। हर दवाई को प्रमोट अकॉर्डिंग। आपने वैक्सीन लगवाई, आपको ये पता कौन सी वैक्सीन लगाई? बिल्कुल, अब मुझे पता है सर, को वैक्सीन लगी मुझे। तो ये इस तरह की बहुत सी समस्या है, बहुत सी चलिए कमियां हैं। इंद्रजीत जी, आप एक्चुअली आप एक एक काम करिएगा। आप सर ये विषय पढ़ा है क्योंकि इतने में नहीं, आपके विचार ऐसे हो सकते हैं, हो सकता है अब आपके बगल वाले के विचार ऐसे ना हो। हम यहाँ पे वाइट चीजें लेके चलते हैं, हम छोटी चीजें लेके नहीं चलते। हमारे विचार देखिए, आपके विचार हैं, मेरे कुछ और हो सकते, किसी और के। और जो जाति व्यवस्था या जो भी चीजें आपने अभी बताई कि कौन दूर करेगा, हम सिस्टम के भरोसे, इसीलिए दिक्कत है। हम क्यों नहीं चेंज होते, हम क्यों नहीं पहल करते? हम तो पहल करते हैं, हम तो किसी को इस दृष्टिकोण से नहीं देखते। अभी मेरे दोस्त मेरे साथ बैठे, मेरे को उनका बहुत ज्यादा जाति नहीं पता, अभी तक भी नहीं पता, वो कल से मेरे साथ घूम रहे हैं, मेरे को नहीं पता। लेकिन ये बताइए कि अगर हम नहीं सुधरेंगे, शुरुआत हमसे होगी सर, है ना? और जो आप कह रहे हैं ना, पहले जातियां बहुत थी, ये थी, यही हम बताना चाह रहे थे आपको कि पीछे थी, लेकिन आप अगर वेद उठा के पढ़िए, क्या उसमें थी? हमें किसने ये बहकाया, किसने हमें ये हमारे दिमाग में डाला, किसने ये जातियां बनाई, किसने ये इस तरह से किया? आप बता सकते हैं मुझे? बिल्कुल थी सर उसमें। बिल्कुल थी उसमें। आप बताइए कौन से श्लोक में, कौन से? आप मेरे से बिल्कुल 1 to 1 आप मतलब ऐसे कहने से नहीं, प्रमाण लेके आइए आप। हम भी इसी प्लेटफॉर्म पे, जब आपको प्रमाण मिले इसी प्लेटफॉर्म पे बताइएगा। जी जी, मैं आपसे ये कह रहा था, वर्ण व्यवस्था के अनुसार 4 वर्ण थे। चौथा वर्ण शूद्र था। उस वर्ण में ये जातियां में जो इतने लोग बांट दिए अलग अलग प्रकार से, ये किसने किया? वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये किसने किया? तो इंद्रजीत जी, ये मैं ब्राह्मण व्यवस्था में किया। जी जी, बताएं प्लीज। ये ब्राह्मणवाद व्यवस्था में किया। और ब्राह्मण व्यवस्था ही अगर आज इस देश में जातियां खत्म करना चाहेगी तो ये जातियां खत्म हो सकती। जातियां खत्म करने के पक्ष में भारत के सभी वर्ग के लोग, क्योंकि आज ये देखने को मिल रहा है कि मुस्लिम कंट्री अपने आप को बढ़ावा दे रही एकता के नाम पर, और हम लोग आज भी अलग अलग बटे हुए हैं। तो और सर, हम लोग इंद्रजीत जी 1 मिनट रोक रहा हूँ आपको सर। अभी ये आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, प्लीज कल रहिएगा, कल इस पे हम खुल के डिस्कशन करेंगे, और बिल्कुल कल रहिएगा, और हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक समाज का ये भी महत्वपूर्ण चीज जो आप डिस्कशन कर रहे हैं आज, वाकई में हमें, और हमारा उद्देश्य भी यही था कि यहाँ पे पॉइंट आए, क्योंकि ये चीजें क्यों गलत हो रही हैं और हम इस पर निष्कर्ष निकालें। और हमें ये क्यों बताया, किसने बताया, हम ओरिजिनल सोर्स पे गए नहीं गए, उसमें ऐसा है या नहीं है, यही हमारा उद्देश्य था। तो दोस्तों, समय खत्म, कल जुड़े रहिएगा, हम इंद्रजीत जी का जो डिस्कशन है उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। और तो दोस्तों, आज आपका तो मैं जुड़ने भी के लिए, बहुत चीजें आपको, जी जी, कल मैं बहुत चीजें आपको प्रमाण के साथ बताऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, वेलकम है आपका, कल कल मैं